फन भी होगा, मस्ती भी होगी। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीएसटी विद साहिल में, जहां आज हम डिस्कस करेंगे राजा सप्लाई चैप्टर का रिवीजन। सर, ये जो सप्लाई चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है और ये वाला चैप्टर समझने के बाद ही आगे के चैप्टर समझ में आएंगे। तो सर, सबसे पहले ये क्या होता है सप्लाई? उससे पहले हमने जीएसटी में सर कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि सर हम जीएसटी में कैसे करते हैं ना, झूला कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। सर, ये झूले कॉन्सेप्ट में टोटल हम 5 झूले देखते हैं। उन 5 झूलों में जो सबसे पहला झूला आता है वो आता है किसका? गुड्स एंड सर्विसेज का। इसका मतलब ये होता है कि सर अगर कोई चीज झूले नंबर 1 से आउट हो गई तो उसके ऊपर तो हम कोई जीएसटी वीएसटी की बातें करने वाले नहीं है। तो सर आओ देखें यार, गुड्स की डेफिनेशन क्या होती है और सर्विसेज की डेफिनेशन क्या होती है। सबसे पहले गुड्स मतलब एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। हर वो चीज जिसको मूव कर सकते हैं वो क्या है? हमारी गुड्स। मोबाइल गुड्स है सर, ये माइक गुड्स है, पोडियम, हर चीज जिसको मैं एज सच मूव कर सकता हूं वो क्या हो जाएगा? मेरा गुड्स। ठीक है, अब क्या क्या गुड्स की डेफिनेशन में इंक्लूड होता है? तो गुड्स की डेफिनेशन में वेरी इंपॉर्टेंट एक चीज है हमारा एक्शनेबल क्लेम। कोई भी ऐसा क्लेम जिसके ऊपर मैं एक्शन ले सकता हूं, जिसके ऊपर मैं सिविल कोर्ट में केस कर सकता हूं, उस चीज को बोला जाता है क्या? लॉटरी, बेटिंग, गैमलिंग, इंश्योरेंस क्लेम, कौन बनेगा करोड़पति में हमने पैसे जीते, ये सारी चीजें कहां आती है? एक्शनेबल क्लेम। उसके बाद सर क्रॉप्स, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास, थिंग्स अटैच्ड टू और फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ द लैंड। सर इसका मतलब सर जो खड़ी फसल है उसको या तो मैं पूरा का पूरा खेत बेच दूं या तो सर आप सीवर करके बेचो। सीवर्ड का मतलब क्या होता है? सर आप उसको निकालो, उसके बाद क्या करो? बेचो। तो सर क्या क्या आएगा गुड्स के डेफिनेशन में? एक तो आएगा हमारा एक्शनेबल क्लेम, एक आएगा हमारा क्या? ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास एंड थिंग्स अटैच्ड टू और फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ द लैंड। ठीक है सर। उसके बाद सर व्हाट डू मीन बाय सर्विसेज? तो यार सर्विसेज की डेफिनेशन बड़ी ही सिंपल, एनीथिंग अदर देन गुड्स। जो गुड्स नहीं है वो क्या है? सर्विसेज। सर अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दो चीज हटा दो, मनी एंड सिक्योरिटीज। मनी एंड सिक्योरिटीज को हटा दो क्योंकि सर मनी एंड सिक्योरिटीज आर नाइदर गुड्स नॉर सर्विसेज। इसका मतलब है सर मनी एंड सिक्योरिटीज पे कोई जीएसटी वीएसटी की बातें नहीं होती। अब सर डाउट ये है कि सर मनी में क्या क्या आएगा? तो बेटा मनी में हर चीज इंक्लूड हो जाती है जिसकी फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू इक्वल हो। इसका मतलब है सर मनी में क्या इंक्लूड नहीं होता है? कोई भी ऐसा कॉइन जिसकी कौन सी वैल्यू है? न्यूमस्मैटिक वैल्यू। सर ये न्यूमस्मैटिक वैल्यू क्या होती है भाई? न्यूमस्मैटिक वैल्यू का सीधा साधा मतलब ये होता है कि सर सपोज करो आपके पास पुराना 10 पैसे का कॉइन पड़ा हुआ है जिसकी आज की वैल्यू 100 रुपए। क्या सर वो मनी में आएगा? नहीं सर, वो मनी के अंदर नहीं आएगा। उसको हम कहां पे क्लासिफाई करेंगे? गुड्स। इसका मतलब है क्या उसके ऊपर हम जीएसटी की बात करेंगे? हाँ सर, उसके ऊपर तो हम जीएसटी की बात करेंगे। तो मनी डजंट इंक्लूड्स व्हाट? न्यूमस्मैटिक वैल्यू। ठीक है, बोलो इतनी बात क्लियर है। और सर मनी में हर चीज आएगी, चेक, प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, ईच एंड एवरीथिंग इज कवर्ड अंडर व्हाट? मनी। सर सिक्योरिटीज, शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड, ट्रेजरी बिल, फिर सर फॉरेक्स सिक्योरिटीज, डेरिवेटिव मार्केट, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, फॉरवर्ड, फ्यूचर, सारी की सारी चीजें किसमें आएगी? सिक्योरिटीज। म्यूचुअल फंड की यूनिट। इसका मतलब है सर ये सिक्योरिटीज पे भी कोई जीएसटी वीएसटी की बातें नहीं होती है। पर राजा समझना एक बात, मनी पे जीएसटी नहीं चलेगा और सिक्योरिटीज पे भी जीएसटी की बात नहीं होगी, बट इनके ऊपर जो भी हमारे चार्जेस हैं, जैसे सिक्योरिटीज के ऊपर बहुत सारे चार्जेस लगते हैं, ट्रांजैक्शन चार्ज हो गया। मनी के ऊपर सर जब आप मनी को कन्वर्ट करोगे तो एक चार्ज लगेगा जिसका नाम क्या है? तो कन्वर्जन चार्ज,
ट्रांजैक्शन चार्ज, ब्रोकरेज, इन सब के ऊपर हम जीएसटी की बात करेंगे। बोलो भाई क्लियर है क्या? अब सर एक और चीज, सर्विसेज में क्या आएगा? सर सर्विसेज इंक्लूड यूज ऑफ मनी। यूज ऑफ मनी का मतलब होता है कि सर जो इंटरेस्ट है ना वो भी सर्विसेज के अंदर आएगा, पर क्योंकि आपको पहले ही पता है कि सर आगे जाके इंटरेस्ट को क्या करा हुआ है, एग्जिम्ट करा हुआ है। बट इंटरेस्ट क्या सर्विसेज में आता है? सर सर्विसेज में आता है तभी तो वो आगे गया। तो कहां आता है सर? यूज ऑफ मनी। और एक मनी को दूसरे मनी में कन्वर्ट करा, उसके बदले में अगर आपने कन्वर्जन चार्जेस लिए तो सर वो जो कन्वर्जन चार्जेस है ना उसके ऊपर हम जीएसटी की बात करेंगे। क्या मान के करेंगे? सर्विसेज। बोलो यार बात क्लियर है क्या? सर उसके बाद हमने देखो सिक्योरिटीज में क्या क्या आएगा, शेयर, बॉन्ड, डेरिवेटिव्स, फॉरवर्ड, फ्यूचर, ऑप्शन। आप तो अगर एग्जाम में एनएससी और बीएससी दिख जाए दिमाग की मत लगाना। एनएससी इज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बीएससी इज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बिल्कुल दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, उसके ऊपर कोई जीएसटी वीएसटी की बातें नहीं होगी। अभी के आरटीपी में एक क्वेश्चन था कि बहुत बार क्या होता है ना, हम बैंक में शेयर्स को प्लेज करते हैं लोन लेने के लिए, तो बताओ भाई उसके ऊपर जीएसटी की बात होगी या नहीं? बेटा भले ट्रांजैक्शन जितना भी घुमा दे, क्वेश्चन जितना भी घुमा दे, हमको सिखाया हुआ है कि सर शेयर बोले तो नो जीएसटी। वो फिर आपको जितना कंफ्यूज करना चाहे कर ले, ठीक है? बोलो क्लियर है क्या? सर उसके बाद एक हमारा अमेंडमेंट भी आया था कि अगर होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी में शेयर्स होल्ड करती है तो व्हाट अबाउट इट? सर होल्डिंग अगर सब्सिडरी में शेयर्स होल्ड करती है तो हमने ऑलरेडी देखा हुआ है कि शेयर्स के ऊपर नो जीएसटी। तो भले सब्सिडरी कंपनी से उसको डिविडेंड मिल रहा है, भले सब्सिडरी कंपनी से उसको कंसिडरेशन के फॉर्म में कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा है, पर सर उसके ऊपर भी हम कोई जीएसटी वीएसटी की बातें नहीं करेंगे, ठीक है? अब आ जाओ सर सप्लाई की मेन डेफिनेशन। सप्लाई की डेफिनेशन में हमने तीन बातें देखी है, एक्टिविटी, बिजनेस और कंसिडरेशन। जब ये तीनों चीजें फुलफिल हो जाएगी तो क्या बन जाएगा? सप्लाई बन जाएगा। सर ये तीनों चीजें में क्या क्या आएगा? राजा एक्टिविटी में हर वो चीज आती है जो पहले वाले लॉस में होती थी, सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लीज, रेंट, डिस्पोजल, ईच एंड एवरीथिंग इज कवर्ड अंडर व्हाट? एक्टिविटी। कोई एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछ ले कि जीएसटी का टैक्सेबल इवेंट क्या होता है, तो सर जीएसटी का टैक्सेबल इवेंट होता है सप्लाई। तो सप्लाई हमारे जीएसटी का टैक्सेबल इवेंट है जिसकी वजह से जीएसटी चार्ज होता है। अब सर सप्लाई की डेफिनेशन में कितनी बातें होती है? तीन बातें, एक्टिविटी, बिजनेस और कंसिडरेशन। सर एक्टिविटी में सर बी स्टैंड्स फॉर बिजनेस और सी स्टैंड्स फॉर व्हाट? कंसिडरेशन। जब तीनों चीजें फुलफिल होगी तो ही हम बोलेंगे कि क्या बनेगा? सप्लाई बनेगा। और जब सप्लाई बनेगा तो ही हम बात करेंगे किसकी? जीएसटी की। अब सर बहुत सारे सर्कुलर हैं, उसमें पहला और वेरी 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 इंपॉर्टेंट सर्कुलर जो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है वो है सर आपका डोनेशन। अब लास्ट बार सुन लो यार कि सर डोनेशन अगर एक इंडिविजुअल चैरिटेबल ट्रस्ट को करता है तो उसके ऊपर जीएसटी की बात होगी या नहीं होगी? सर डाउट ये आया था कि सर इंडिविजुअल चैरिटेबल ट्रस्ट को डोनेट करता है, चैरिटेबल ट्रस्ट बदले में नाम लिखवाता है, क्या कंसिडरेशन है? सर सिर्फ नाम लिखवाना इज ओनली अ फिलैंथ्रोपिक बेनिफिट, सिर्फ नाम लिखवाना इज नॉट अ कंसिडरेशन। और कंसिडरेशन का मतलब होता है सर क्विड प्रो क्यू। क्विड प्रो क्यू मतलब समथिंग इन रिटर्न, मतलब सामने से कुछ तो आना चाहिए। सर सामने से कुछ भी नहीं आ रहा है, सामने में सिर्फ आपका नेम प्लेट में क्या लिखा रहा है? इट इज नॉट अ वैलिड कंसिडरेशन। तो इसके ऊपर हम कोई जीएसटी वीएसटी की बातें नहीं करेंगे। राजा तीन बातें होनी चाहिए। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आप वादा करो कि सर हम 3 पॉइंट लिख के ही आएंगे। कौन कौन से सर 3 पॉइंट? पहला, गिफ्ट किसको दी है? दूसरा, पेमेंट हैज अ कैरेक्टर ऑफ गिफ्ट, और सर पर्पस इज व्हाट? फिलैंथ्रोपिक। राजा इस 3 पॉइंट के ही नंबर हैं, बाकी आपको जो कचरा लिख के आना उसका एक भी नंबर नहीं है। यही 3 की पॉइंट है और यही आपको हर बार लिख के आने हैं, ठीक है? सर एक बात बताओ, सपोज करो साहिल सर ने कुछ दान दक्षिणा डोनेशन करे और उसके बाद डोनेटेड बाय मिस्टर साहिल बगई लिखवाया और नीचे ये भी लिखवाया, सीए फाइनल न्यू बैचेस स्टार्टिंग फ्रॉम फलाना फलाना डेट। सर
आप भी बड़े चालाक बन रहे हो, फ्लेक्स का फ्लेक्स भी हो रहा है। तो सर क्या हो रहा है यहाँ पे? एडवर्टाइजमेंट, क्योंकि यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट है तो पर्पस इज नॉट फिलेंथ्रोपिक, तो सर क्या सप्लाई बन जाएगा? हाँ सर। क्या फिर जीएसटी की बात करेंगे? हाँ ठीक है। इतना टफ आज तक पूछा नहीं है। इंडिविजुअल को छोड़ के अगर कोई कंपनी का नाम दे दे तो भी सप्लाई बन जाएगा, क्योंकि सर कंपनी का नाम इज बाय डिफॉल्ट व्हाट? एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, हमने बहुत सारे क्वेश्चन भी करे थे। वो अमन गोयल वाला क्वेश्चन था कि पहला बच्चा हुआ था तो उसने 10 लाख रुपए डोनेट करे थे ट्रस्ट में। अब जैसे उसने 10 लाख डोनेट करे तो उसने ट्रस्ट को बोला एक काम करो, नाम लिखवाओ। सिर्फ नाम लिखवाना इज नॉट अ कंसीडरेशन। तो ऐसा क्वेश्चन है, कितने पॉइंट लिख के आओगे राजा? 3 पॉइंट लिख के आओगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। सर दूसरा है हमारा आर्ट वर्क। आर्ट वर्क, सर आर्टिस्ट ने आर्ट गैलरी में आर्ट वर्क दिया तो सर अभी तो ये सप्लाई नहीं बनेगा। ये देखो, ये पाब्लो पिकासो की ड्राइंग आप देख ही रहे होगे। तो सर आर्टिस्ट ने आर्ट गैलरी में ये सप्लाई करा तो अभी कुछ नहीं बनेगा, पर जब वाओ एलॉन मस्क आएंगे और एलॉन मस्क इसको खरीदेंगे तो तब जाके क्या बन जाएगा? सप्लाई बन जाएगा। तो जब बिकेगी पेंटिंग तब जाके सप्लाई बन जाएगा। इसको आप सी कैटेगरी मार्क कर सकते हो, ये एग्जाम में पूछने जैसे वाला क्वेश्चन नहीं है। उसके बाद सर नो क्लेम बोनस, क्या होता है सर ये नो क्लेम बोनस? भाई बड़ा ही सिंपल। अगर सर आपने इंश्योरेंस का क्लेम नहीं लिया है तो जब आपने क्लेम नहीं लिया तो आपका जो कवर अमाउंट है वो कवर अमाउंट क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो यार सपोज करो आपका 5 लाख का क्लेम था, अब आपने पिछले साल क्लेम ही नहीं लिया, कुछ हुआ ही नहीं तो क्लेम लिया ही नहीं, तो मेरा कवर अमाउंट 10% से हर साल क्या होगा? इंक्रीज होता जाएगा। अब सुनो ध्यान से, सर 5 लाख रुपए हैं, 10% से बढ़ते जा रहा है। एक तो ये तरीका होता है। दूसरा तरीका ये होता है कि सर जो आपका प्रीमियम है ना, जैसे प्रीमियम कितना? 20,000 का। अब मैंने बोला मेरे को कवर तो वही रखना है, बस मेरा प्रीमियम आप क्या कर देना। तो सर डाउट ये है कि जीएसटी किस पे लगाएं? 20 पे लगाएं कि 18 पे लगाएं? तो लॉ मेकर बोलता है कि भाई जीएसटी तो किस पे लगेगा? 18,000। हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि साहिल सर ने इंश्योरेंस कंपनी को सर्विसेज दी क्लेम ना लेके। सर ये आपका कॉन्ट्रैक्चुअल राइट है, आपको क्लेम लेना है तो लो, आपको क्लेम नहीं लेना है तो मत लो। ऐसा नहीं कहा जाएगा कि सर जो इंश्योर्ड है उसने इंश्योरेंस कंपनी को सर्विसेज दी। सर काई की सर्विसेज? क्लेम नहीं लेने की। क्या ये कोई वैलिड सर्विसेज है? क्या कोई वैलिड कंसिडरेशन है? नहीं। ठीक है, ये आ सकता है एग्जाम में। अमेंडमेंट डाले हुए टाइम हो गया, पर अभी तक इन्होंने ये वाली चीज पूछी नहीं है। ठीक है, तो वो तो बहुत बार पूछ लिया इन्होंने ये डोनेशन वाली चीज, पर अभी तक ये आया नहीं है, तो इसको भी आप ए कैटेगरी मार्क करो। ये भी हमारा एग्जाम में आ सकता है। बोलो बात क्लियर है क्या आपको? ठीक है सर, बिजनेस की डेफिनेशन अभी कोई इतने काम की नहीं है। बिजनेस की डेफिनेशन, जो चीज इंपॉर्टेंट है बिजनेस की डेफिनेशन में वो ध्यान रख लो। सर ट्रेड, प्रोफेशन, वोकेशन, फाइनेंशियल बेनिफिट हो या फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं हो, सर भले आप पूरे साल में एक दिन धंधा करो तो भी बिजनेस है। सर घोड़ा गाड़ी चलाओ, टप 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 घोड़ा गाड़ी चलाओ, तो चल रहा है ना अभी इंस्टाग्राम पे, क्या चल रहा है वो? हाँ, चीन टप, बेटा नालायक को पढ़ाई वढ़ाई करो, चीन टपाक डम डम। तो यार सुनो ध्यान से, सर घोड़ा गाड़ी जो चलाओगे ना, रेस क्लब, टोटलाइजेटर, क्या ये भी बिजनेस का पार्ट बनेगा? हाँ सर ये भी बिजनेस का पार्ट बनेगा। तो ये बिजनेस की डेफिनेशन इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, अब 2 मिनट के लिए ना इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज सब इधर ध्यान देना। इसमें थोड़ा सा बच्चों को डाउट होता ही है, हमेशा होता है। देखो इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज में मैं तो यहां पे हूं, वो जो सप्लायर है ना वो कहां पे? बाहर। सप्लायर बाहर है और मैं कहां पे हूं? इंडिया। ठीक है सर, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज में हमेशा 2 बातें, एक कंसीडरेशन है, अगर कंसीडरेशन है
तो राजा कुछ देखना ही नहीं है। फिर ये ना देखना कि बिजनेस यूज है या पर्सनल यूज है, फिर चाहे जो हो जाए क्या बन जाएगा? अगर कंसिडरेशन है तो क्योंकि सर देश से डॉलर जा रहे हैं, बट सर अगर कंसिडरेशन नहीं है तो फिर दो चीजें चेक करो। एक तो क्या बिजनेस यूज है, और दूसरा क्या रिलेटेड पर्सन या एस्टेब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया। तो यार हमेशा याद रखना कि सर अगर कंसिडरेशन नहीं है तो फिर हमें दो चीजें चेक करनी पड़ेगी। कौन कौन सी सर? दो चीजें, एक तो बिजनेस होना चाहिए, और दूसरा या तो हमारा ही कोई रिलेटेड पर्सन बाहर बैठा हो या हमारी ही कोई दूसरी एस्टेब्लिशमेंट इंडिया के बाहर हो। एक और चीज, रिलेटेड पर्सन में अक्सर एक डेफिनेशन में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो है फैमिली। सर फैमिली में हमेशा कौन आएगा? स्पाउस एंड सन, स्पाउस एंड चिल्ड्रन आर ऑलवेज द पार्ट ऑफ फैमिली। चाहे वो डिपेंडेंट हो चाहे वो इंडिपेंडेंट हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। बट सर पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर, ये फैमिली का पार्ट तभी बनेंगे जब ये आपके ऊपर डिपेंडेंट होंगे, और डिपेंडेंट में सर पार्शियली नहीं, होली डिपेंड। ठीक है, बोलो बात क्लियर है? और सर हर चीज आपको किसके एंगल से देखनी है? रेसिपेंट के एंगल से देखनी है। सप्लायर के एंगल से आपको कुछ भी नहीं देखना, हर चीज आपको किसके एंगल से देखनी है सर? रेसिपेंट के एंगल से देखनी है। बोलो बात क्लियर है क्या? क्वेश्चन मेंशन अभी कुछ भी नहीं। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज सब बाद में। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज समझो ध्यान से सर। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज का मतलब आपको समझ में आया? क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा, जो जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता दूंगा। अभी हमारा प्राइम फोकस सिर्फ कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना है, ठीक है? चलो अब सुनो ध्यान से। सर एक्टिविटी, बिजनेस, कंसिडरेशन सब हो गया। 3 स्केड्यूल है, स्केड्यूल 1, स्केड्यूल 2 और स्केड्यूल नंबर 3। सर स्केड्यूल नंबर 1 क्या बात करता है? स्केड्यूल 1 बात करता है कि सर अगर कंसिडरेशन नहीं भी है तो भी क्या बनेगा? सप्लाई बनेगा। स्केड्यूल 1 के 4 पैरा हैं, पैरा वाइज आपको याद होना चाहिए। पैरा 1, पैरा 2, पैरा 3 और पैरा 4। पैरा नंबर 1 बोलता है कि सर अगर आपने कोई भी बिजनेस असेट्स को परमानेंटली ट्रांसफर करा है, पर आपने उसके ऊपर क्या लेके रखा है? आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट, अगर आपने उसके ऊपर अवेल करके रखा है तो सर वो भी क्या बन जाएगा? सप्लाई। बट शर्त एक ही है, आपने क्या लेके रखा हो? आईटीसी। बहुत बार क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि आईटीसी इज ब्लॉक्ड, सामने वाले ने आईटीसी अवेल नहीं करी। तो सर जब आईटीसी ब्लॉक है, आईटीसी अवेल नहीं करी, तो सर फिर वो सप्लाई नहीं बनेगा। दूसरा सर पैरा नंबर 2 बोलता है कि सर अगर गुड्स और सर्विसेज रिलेटेड पर्सन या डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में ट्रांसफर हो रहे हैं तो वहां पे भी सर कोई कंसिडरेशन तो नहीं होगा, फिर भी वो क्या बनेगा? सप्लाई बनेगा। अब यहाँ पे एक दो इंपॉर्टेंट बातें। पहला, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को गिफ्ट दे सकता है, 50,000 रुपए तक दे सकता है। 50,000 पर एम्प्लॉय पर फाइनेंशियल ईयर। उससे ज्यादा देगा, फॉर सपोज करो अगर 51,000 का गिफ्ट दिया तो फिर हम पूरे 51,000 रुपए पे जीएसटी की बात करेंगे, ठीक है? सर ये डिस्टिंक्ट पर्सन क्या होता है? सर तो अक्सर जीएसटी में क्या होता है ना, जो रजिस्ट्रेशन होता है वो रजिस्ट्रेशन कैसा होता है? सर रजिस्ट्रेशन इज ऑलवेज स्टेट वाइज। तो सर एक बात बताओ, आपके फॉर सपोज करो 2 रजिस्ट्रेशन है, एक एमपी में और एक महाराष्ट्र में, तो ये दोनों जीएसटी की निगाहों में क्या माने जाएंगे? अलग अलग माने जाएंगे, डिस्टिंक्ट पर्सन माने जाएंगे। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि आपके 2 आउटलेट हैं, एक है सिल्वर मॉल में और दूसरा कहाँ है?
अब आपको लॉ मेकर एक चॉइस देता है, आप चाहो तो दोनों में क्या रखो और आप चाहो तो दोनों में। अगर आपने सेम जीएसटी नंबर रखा तो सर नॉट अ डिस्टिंक्ट पर्सन, पर अगर आपने डिफरेंट जीएसटी नंबर रखा, सिल्वर मॉल का अलग रखा, विजयनगर का अलग रखा, तो सर फिर ये क्या कहलाएंगे, डिस्टिंक्ट पर्सन कहलाएंगे। अब एक चीज हमेशा याद रखना, अगर डिस्टिंक्ट पर्सन कहलाएंगे तो ही जाके क्या बनेगा, और अगर डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं कहलाएंगे तो फिर वो सप्लाई बनने वाला नहीं है। ठीक है, तो भाई एग्जाम में ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते कि व्हाट डू यू मीन बाय शेड्यूल 1। एग्जाम में वो एक पॉइंट लिख के दे देगा, अब उस पॉइंट में आपको ध्यान रहना चाहिए कि सर ने ऐसा पढ़ाया था कि अगर डिस्टिंक्ट पर्सन होता है तो ही क्या बनता है, सप्लाई बनता है, और अगर डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं है तो कोई सप्लाई नहीं बनेगा। इसका मतलब है सर आपके एमपी में 2 आउटलेट है और दोनों का सेम जीएसटी नंबर है और एक आउटलेट दूसरे आउटलेट को ट्रांसफर कर रहा है, क्या सप्लाई बनेगा, नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि सर एक बात बताओ, दोनों पर्सन ही क्या है। ठीक है सर, रिलेटेड पर्सन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इस रिलेटेड पर्सन में बस 2 चीजें भी याद रख लोगे ना तो आपका काम हो जाएगा, एक ये वाला और एक फैमिली। सर एक कौन सा ध्यान रखोगे कि सर अगर साहिल सर सपोज करो अदिति लिमिटेड में 25% या उससे ज्यादा होल्ड करते हैं और यही साहिल सर अभिषेक में 25% या उससे ज्यादा होल्ड करते हैं, तो फिर ये अदिति और अभिषेक आपस में क्या कहलाएंगे, रिलेटेड पर्सन कहलाएंगे। ठीक है, वर्ड याद रखना कितना परसेंट है, 25। सर 25 या 25 से ज्यादा, अगर मैं अदिति लिमिटेड में 24 ही होल्ड करता हूं और इस अभिषेक में मैं 35 होल्ड करता हूं तो सर ये दोनों आपस में फिर रिलेटेड नहीं कहलाएंगे। ठीक है, और सर फैमिली की बात वापस से फैमिली एक बार और बता देता हूं कि सर स्पाउस एंड चिल्ड्रन आर ऑलवेज ऑलवेज पार्ट ऑफ फैमिली। ब्रदर सिस्टर पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स वो फैमिली का पार्ट तभी बनेंगे जब वो आपके ऊपर डिपेंडेंट होंगे। ठीक है सर, जरूरी नहीं है आप डायरेक्ट कंट्रोल करो, डायरेक्ट कंट्रोल मतलब आपने 51% कंट्रोल करा। सर कभी कभार अगर आप इनडायरेक्ट कंट्रोल भी कर रहे हो, इनडायरेक्ट कंट्रोल का मतलब है कि सर आप उनकी कॉर्पोरेट पॉलिसी, आप उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को हिलाते हो, बिठाते हो, गिराते हो, तो भी आप क्या बन गए, रिलेटेड पर्सन बन गए। ठीक है, बोलो भाई यहां पे बात क्लियर है क्या। ठीक है सर, थर्ड है हमारा क्या, प्रिंसिपल और एजेंट। भाई ध्यान रखो, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करो। पता नहीं, मुझे लग रहा है कि इस बार ये क्वेश्चन आ जाएगा आपके अटेम्प्ट में, प्रिंसिपल और एजेंट वाला। प्रिंसिपल अगर एजेंट को गुड्स ट्रांसफर कर रहा है, क्या ट्रांसफर कर रहा है सर, गुड्स। अगर प्रिंसिपल एजेंट को गुड्स ट्रांसफर कर रहा है तो ही जाके सर वो सप्लाई बनता है। और सर कौन से एजेंट की बात कर रहे हैं, सच्चा एजेंट। सच्चा एजेंट मतलब सर वो एजेंट जो इनवॉइस अपने नाम पे इशू करे, उस एजेंट की बात चल रही है। सर यहाँ पे कोई झूठे एजेंट की बात नहीं चल रही सर। झूठा एजेंट मतलब सर इनवॉइस प्रिंसिपल के नाम पे इशू कर रहा है। बात सर्विसेज की नहीं हो रही, बात सिर्फ किसकी हो रही है, गुड्स की। तो एक बात याद रखना, यहां पे बात चल रही है किसकी, सर्विसेज की बात यहां पे नहीं चल रही। और सच्चा एजेंट मतलब वो इनवॉइस अपने नाम पे इशू कर रहा है। अगर सर झूठे एजेंट का आप ट्रांसफर कर रहे हो तो वो सप्लाई नहीं बनेगा। ठीक है, दूसरी बात सर, व्हाट अबाउट डेल क्रेडर एजेंट। तो सर डेल क्रेडर एजेंट क्या होता है, सर डेल क्रेडर एजेंट मतलब जो गारंटी दे दे, किसको, किसको गारंटी दे, प्रिंसिपल को। क्या गारंटी, कि भाई प्रिंसिपल तेरा पैसा डूबने वाला नहीं है। अगर डेल क्रेडर एजेंट एक सच्चा एजेंट है तो गुड्स प्लस इंटरेस्ट, इन दोनों की वैल्यू को क्या करो, कंबाइन करके जीएसटी लगाओ। सर अगर झूठा एजेंट है तो गुड्स अलग कर दो, तो गुड्स पे तो जीएसटी लगाओ, पर जो इंटरेस्ट है उसको कर दो आप क्या,
ठीक है, बोलो सर डेल ट्रेडर एजेंट का क्वेश्चन एक होमवर्क है, नवंबर 22 का पेपर उठाना और नवंबर 22 का पेपर उठा के डीसीए वाला क्वेश्चन जरूर जरूर करना, ठीक है। और कॉपी में क्वेश्चन भी अगर आपको चाहिए तो लिख लेना, ठीक है। तो ये नवंबर 22 का डीसीए वाला क्वेश्चन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इससे टफ क्वेश्चन आज तक डीसीए वाले कॉन्सेप्ट पे इंस्टीट्यूट ने नहीं पूछा, ठीक है। ये हमने क्लास में करा था, अगर आपको याद हो, हैंडसम जी होते थे सर, कहाँ इतनी पुरानी 6 महीने बाद, तो हैंडसम में होता था, फिर अब 270 और फिर 30,000 का आप देखोगे एक बार तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। बस ये चीज आपको ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखना है कि अगर डीसीए कौन है तो गुड्स प्लस, और अगर झूठा है तो गुड्स पे लगाओ और इंटरेस्ट क्या करो, एग्जाम, ठीक है। सर सिर्फ गुड्स की बात कर रहा हूं, सर्विसेज की बात नहीं कर रहा हूं। इसका मतलब है अगर प्रिंसिपल सर्विसेज दे रहा है एजेंट को तो वो सप्लाई नहीं बनेगा, अगर सप्लाई नहीं बना तो एजेंट को आईटीसी भी नहीं मिलेगा। एजेंट को आईटीसी तभी मिलेगा जब वहां से क्या बनेगा, सप्लाई बनेगा। तो अगर सप्लाई बनेगा तो एजेंट को आईटीसी मिलेगा। और सर अगर सर्विसेज है तो सर्विसेज में तो सप्लाई ही नहीं बना, अब क्योंकि सप्लाई ही नहीं बना तो फिर हम आईटीसी की भी बात नहीं करेंगे, ठीक है। बोलो क्लियर बेटा, इतने डिटेल में रिवीजन पूरी इंडिया में कोई नहीं कराता, ऐसा मैं लिख के दे सकता हूं आपको, ठीक है। कोई इतना एक एक पॉइंट आपका छुएगा नहीं। सप्लाई चैप्टर आधा आधा एक एक घंटे में रिवीजन होगा, अपना हो सकता है थोड़ा टाइम लगे क्योंकि अपन डिटेल में रिवीजन कर रहे हैं। सर ये रिवीजन के बाद कुछ देखने की जरूरत नहीं है, आप मेरी बात मान लो और मेरे साथ जीएसटी कर लोगे ना तो बहुत अच्छा होगा। अब जिस का रिवीजन हो रहा है बस देखो, रिवीजन पूरा नल एंड वाइड हो जाएगा अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो। आप कुछ भी मत करो, रिवीजन एक बार देख लो मेरे साथ, मैं जो करा रहा हूं, घर जाके अपने एक बार नोट्स पढ़ लो, साथ में मॉड्यूल भी पढ़ लो, निपटा दो। क्यों रखना पेंडिंग, क्यों रखना दिमाग में लोड, क्योंकि अल्टीमेटली नोट्स पढ़ने के बाद आपके दिमाग में एक कोने पे तो रहता ही है कि यार अपन ने मॉड्यूल को छुआ नहीं, तो नोट्स भी पढ़ लो, मॉड्यूल भी, साथ साथ में क्या भी निपटा दो। क्वेश्चन, सर व्हाट अबाउट एमसीक्यू? क्लास खत्म होने के बाद मैं आपको एक पीडीएफ भेज दूंगा जहां पे सारे एमसीक्यू है, बीओएस पोर्टल के, आरटीपी के, एमटीपी के। वो अभी रफ फाइल है, फॉर्मेटिंग नहीं हुई है उस फाइल की, छोड़ो फॉर्मेटिंग तेल लेने गई, आपको क्वेश्चन करने से मतलब है। क्वेश्चन सारे सिस्टमैटिक है, मैं बाद में नए बच्चों के लिए फॉर्मेटिंग करके दे दूंगा, आपके लिए तो अभी क्वेश्चन आंसर इंपॉर्टेंट है। तो राजा बीओएस पोर्टल पे भी जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हाथों हाथ निपटा देना, हाथों हाथ ही डाउट पूछ लेना, क्योंकि इसके बाद भूल जाना कि अब साहिल सर सप्लाई का आपका एक भी डाउट लेंगे। हाथों हाथ सर, नो मैटर आपकी 100 चीजें पेंडिंग क्यों ना हो, आज रिवीजन हो रहा है तो आज ये घर जाके पूरा रिवीजन हमारा कंप्लीट देख रहे हैं, नोट्स पढ़ लेंगे, मॉड्यूल के पन्ने एक बार फटाफट से घुमा देंगे। मोर और लेस नोट्स और मॉड्यूल में कुछ भी ज्यादा एडिशन डिलीशन नहीं होता है, थोड़ी चीजें मॉड्यूल में आपको एक्स्ट्रा मिलेगी जो कुछ काम की नहीं है, पर सर एक कॉन्फिडेंस माइंड में आ जाएगा। और क्वेश्चन फटाफट से निपटाना, साथ में क्या भी कर लेना, एमसीक्यू। कोई भी डाउट हो रात के 12 बजे, रात के 2 बजे एक डाउट व्हाट्सएप पे पिन कर देना, मैं आपका एड्रेस कर दूंगा। इसके साथ आपका भी सप्लाई खत्म हो जाएगा और मेरे दिमाग से भी सप्लाई खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद सप्लाई को थोड़ी बाद में देखोगे तो भी चलेगा, पर अगर आपने ऐसा करा कि चलो यार एक बार रिवीजन हो गया फिर अपन 2 महीने बाद टच करेंगे, तो ये रिवीजन हो गया नल एंड वॉइड, कोई मतलब ही नहीं रिवीजन का। फिर आप वापस से कैसेट चलाना लो, बुलाओ रे विनय सर साहिल सर को रिवीजन के लिए, मैं वापस से आ जाऊंगा, कुछ मतलब नहीं है भाई रिवीजन का। अगर आपने घर पे जाके इसको नहीं करा तो मेरे साथ आपका कम से कम जीएसटी पूरा हो जाएगा, और वो इतने अच्छे से होगा कि आप खुद करने बैठोगे तो भी नहीं होगा, ठीक है। ठीक है सर, आ जाओ भाई। अब डीसीए हो गया, इंपोर्ट और सर्विसेज की बातें भी हमने कर ली। सर ये एक सिंपल सा सर्कुलर है, ज्यादा रेलेवेंट नहीं है। अगर एक एओपी बीओआई है और एक मेंबर है, एओपी बीओआई हमने एग्जांपल लिया था बंक मारो क्लास, तो एक है हमारी बंक मारो क्लास, उसके साथ बंक मारो क्लास के बहुत सारे क्या है, मेंबर्स। ये बंक मारो क्लास और मेंबर्स को एक ही माना जाएगा या अलग अलग माना जाएगा? सर इनको अलग अलग माना जाएगा, और जो भी सप्लाई होगी, गुड्स की सप्लाई होगी तो गुड्स की सप्लाई, सर्विसेज की सप्लाई होगी तो सर्विसेज की सप्लाई, ठीक है। शेड्यूल 1 सर हमारा
हाँ, स्केड्यूल 1 हमारा खत्म हो गया, 4 पैरा है स्केड्यूल 1 में। बिजनेस एसेट वाला, रिलेटेड पर्सन, प्रिंसिपल एजेंट, और पैरा 4 किसकी बात करता है? इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया। स्केड्यूल 1 के बाद डायरेक्ट कूदी मारो स्केड्यूल नंबर 3 पे। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं वैसे ही करना है घर जाके, ठीक है? कोई भी लाइन से नहीं चलेगा। सर हम स्केड्यूल 1 के बाद स्केड्यूल 2 पढ़ेंगे, मेरे को भी मालूम है लाइन से कैसे चलना है, पर जो इंपॉर्टेंट है पहले वो कवर करो। स्केड्यूल 3 कुछ, स्केड्यूल 2 कुछ भी नहीं है। तो स्केड्यूल 1 के बाद स्केड्यूल नंबर 3। स्केड्यूल 3 बोलता है किस बारे में? बहुत बार किस्मत अच्छी हुई तो डायरेक्ट क्वेश्चन यही आ जाता है एग्जाम में कि बताओ व्हाट डू मीन बाय नेगेटिव लिस्ट, और कौन कौन सी चीज इस नेगेटिव लिस्ट में कवर है। नेगेटिव लिस्ट क्या बोलती है? सर एक्टिविटी भी है, बिजनेस भी है, कंसिडरेशन भी है। अगर तीनों चीजें हैं तो भी सप्लाई, और क्योंकि सप्लाई नहीं बना तो इसके ऊपर जीएसटी की बात नहीं होगी। सर कौन कौन सी चीजें इसमें आती है? फर्स्ट आता है यहां पे एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर। अगर हमारा एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को सर्विसेज दे रहा है तो सर एम्प्लॉय अगर एम्प्लॉयर को सर्विसेज दे रहा है, बदले में कुछ भी कंसिडरेशन है, सैलरी वैलरी है, उसके ऊपर कोई जीएसटी की बात नहीं होती है। सुनना ध्यान से, सैलरी, अलाउंस, परक्विजिट, ऑल थिंग्स आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द कंपनी। सब चीज कॉस्ट टू कंपनी में जोड़ी जाती है, किसी के ऊपर भी जीएसटी की बात नहीं होगी। अगर एग्जाम में आपको घुमाया जाए कि परक्विजिट मिल रहा है, चलेगा, सैलरी मिल रही है, चलेगा, अलाउंस मिल रहा है, चलेगा, गिफ्ट अलग है। गिफ्ट सीटीसी में लिखा नहीं जाता है, गिफ्ट सर अलग से आपको मिलता है। तो गिफ्ट में आपको लिमिट याद रखनी है कितनी सर? 50,000। बोलो बात क्लियर है क्या? एक और चीज, अब बात चली रही है तो मैं आपको एक और चीज बता देता हूं कि सर ये जो एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर है ना, इसका टीडीएस कौन से सेक्शन में कटता है? अंडर सेक्शन 192। एक और चीज होती है राजा, प्रोफेशनल फीस। चार्ज वाले चैप्टर में पढ़ाऊंगा सर, वहां पे 194 जे या 194 राजा, उसके ऊपर जीएसटी लगता है क्योंकि वो सैलरी नहीं है, वो क्या है? फीस। और वो भी सर नॉर्मल चार्ज में या रिवर्स चार्ज में? रिवर्स चार्ज में। रिवर्स चार्ज में मतलब किसको पे करना रहता है? कंपनी को पे करना रहता है, ठीक है? बोलो बात क्लियर है क्या? सर अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को फोर्स कर रहा है और फोर्स करके कुछ पैसे दे रहा है 10 लाख रुपए, और 10 लाख रुपए दिए जा रहे हैं एम्प्लॉय को ये बोल के कि डियर एम्प्लॉय आप दूसरी कंपनी ज्वाइन नहीं कर सकते। सर दिस इज नॉट इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, दिस इज बियॉन्ड द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो क्या इसके ऊपर हम जीएसटी की बात करेंगे? हाँ सर इसके ऊपर हम जीएसटी की बात करेंगे, ठीक है? फिर उसके बाद सर और क्या क्या है इसके अंदर? एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर, डेली वर्कर्स भी आ जाएंगे, कैजुअल वर्कर्स भी आ जाएंगे। मॉड्यूल का सेकंड पॉइंट है वो एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर में कैजुअल वर्कर्स, डेली वर्कर्स। थर्ड पॉइंट है जहाँ पे एम्प्लॉय एम्प्लॉयर नॉन कम्पीट की बात करता है। खुद मैंने 11 बार मॉड्यूल पढ़ी है आपके आईसीआई के, ठीक है? तो पूरा मेरे को मॉड्यूल का कौन सा पन्ना, कौन सा डायग्राम, कौन सा परक्विजिट, कहाँ पे कौन सी बात है, सब घर जाके एक बार बोलोगे अरे सर सही बोल रहे थे, ठीक है? तो बस अब सुनते जाओ और याद करते जाओ कि हाँ हाँ ये सारी चीजें। बोलो क्लियर है क्या? एम्प्लॉय एम्प्लॉयर, सैलरी, अलाउंस, परक्विजिट, नो जीएसटी। बस गिफ्ट के ऊपर लग जाएगा। लिमिट कितनी है भाई? 50,000। उसके बाद सर कोर्ट और ट्राइब्यूनल, कोर्ट और ट्राइब्यूनल कोई भी सर्विसेज देते हैं तो सर कोर्ट और ट्राइब्यूनल की सर्विसेज के ऊपर भी हम कोई जीएसटी की बात नहीं करते। मैं वकील साहब की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं किसकी राजा? कोर्ट और ट्राइब्यूनल। सर कोर्ट में क्या क्या आएगा? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। सर ट्रिब्यूनल एनसीएलटी, एनसीएलटी, इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल, जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल, सारे ट्रिब्यूनल इसके अंदर आ जाएंगे। इनफैक्ट जो कंज्यूमर फोरम है, जिसको प्यार से बुलाया जाता है कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, वो भी किसके अंदर आ जाएगा सर? हमारा अपीलेट ट्रिब्यूनल के अंदर आ जाएगा। तीसरी बात सर, अगर कोई भी फंक्शन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, सर ये जितने भी गवर्नमेंट के लोग हैं, अगर ये कोई भी फंक्शन देश के लिए कर रहे हैं जिसमें इन्हें सैलरी नहीं मिल रही है, क्या मिल रही है सर? सैलरी को छोड़ के दूसरी चीज मिल रही है, डेट इज व्हाट? क्योंकि सैलरी मिलेगी तो कहां आ गया?
फर्स्ट। तो सर सैलरी नहीं मिल रही इनको, फीस मिल रही है, इसके ऊपर भी हम कोई जीएसटी वीएसटी की बातें नहीं करेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर कोई भी डायरेक्टर है और डायरेक्टर गवर्नमेंट बॉडी का है, तो गवर्नमेंट बॉडी का डायरेक्टर है तो उसको भी आउट करा गया है कहां से, नेगेटिव लिस्ट, दैट इज शेड्यूल नंबर 3। बट सर अगर प्राइवेट बॉडी का डायरेक्टर है, तो अगर प्राइवेट बॉडी का डायरेक्टर है तो सर उसको सप्लाई बनाते हैं और जीएसटी भी लगता है, फॉरवर्ड चार्ज पे नहीं, और उसका टीडीएस कटता है कहां पे, ठीक है सर। ये सारे लोग हो गए कौन से, गवर्नमेंट के। उसके बाद सर फ्यूनरल, ब्यूरियल, क्रेमाटोरियम, इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिसीज्ड। अगर मरे हुए इंसान का ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो, फिर चाहे आप फ्लाइट से करो, ट्रेन से करो, बस से करो, सर इंसान अब जा चुका है, अगर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिसीज कर रहे हो तो वो कहां कवर्ड है। पर सर अगर जिंदा इंसान का ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो तो वो कौन से चैप्टर में कवर्ड है, एग्जम्पशन वाले चैप्टर में कवर्ड है, ठीक है सर। सेल ऑफ लैंड, जमीन बेची, जमीन को सजा के बेचो, पूरी पूरी जमीन बेचो, जमीन के ऊपर कोई जीएसटी वीएसटी की बात नहीं होती। सर व्हाट अबाउट बिल्डिंग, तो बिल्डिंग में दो बातें, अगर ओसी और सीसी के पहले पैसे आ गया तो फिर पूरे अमाउंट पे क्या लगाओ, जीएसटी। पर अगर पूरा पैसा ही ओसीसीसी के बाद आ रहा है तो फिर हम एक भी रुपए पे जीएसटी की बात नहीं करेंगे। ओसी मतलब ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट, सीसी मतलब कंप्लीशन सर्टिफिकेट। सर एग्जाम में ओसी सीसी दोनों लिखा हो तो राजा ओसी सीसी दोनों में से विचएवर इज, ठीक है। इसके बाद बस ये ध्यान रखना कि अगर पूरा पैसा ओसीसीसी के बाद आया तो कोई जीएसटी की बात नहीं होगी। सर वेरी इंपॉर्टेंट, एक्शनेबल क्लेम। पहले यहां पे लॉटरी बैटिंग गैम्बलिंग होता था, पर अब यहां पे लॉटरी बैटिंग गैम्बलिंग नहीं है, अब क्या है, स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम। सर स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम बैटिंग, कसिनो, गैम्बलिंग, हॉर्स रेसिंग, लॉटरी और ऑनलाइन मनी गेमिंग, क्या अब इन सब पे भी जीएसटी लगता है? हाँ सर, ऑल थैंक्स टू निर्मला ताई, अब वो किसी को नहीं छोड़ेगी। तो सर निर्मला ताई चाहे तो जीएसटी पे भी जीएसटी लगा दे, खैर छोड़ो। तो सर सुनो ध्यान से, अब इन सब पे भी क्या लगता है, जीएसटी। अभी मार्केट में एक ऐप चल रही है stake.com, पढ़ लो नालायकों, सब पता है तुमको क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। अब भाई ये stake.com भी क्या है, हमारा ऑनलाइन मनी गेमिंग, ठीक है। ये सब पे भी अब आजकल जीएसटी लगेगा। हाँ कब लगेगा, जब हमने डिपॉजिट करा तभी जीएसटी लग जाएगा। डिपॉजिट करने के बाद आप जीते हारे विड्रॉ करा, उससे कोई लेना देना नहीं है। बोलो बात क्लियर है क्या? बहुत बढ़िया। तो सर हमारा शेड्यूल 3 की बातें भी हमारी कवर्ड हो गई, ठीक है। उसके बाद कुछ कुछ बातें सर नोटिफिकेशन में लिखी हुई है। उन नोटिफिकेशन में पहली बात है तो सर लिकर लाइसेंस। अगर लिकर लाइसेंस है जो स्टेट गवर्नमेंट दे रही है, उसके ऊपर भी जीएसटी की बात नहीं होती। मैंने वर्ड ध्यान रखना, कौन सा लाइसेंस बोला सर? लिकर लाइसेंस को छोड़ के कोई दूसरा लाइसेंस है तो सर उसके ऊपर तो हम जीएसटी की बात करते हैं, फॉरवर्ड चार्ज में या रिवर्स चार्ज में, रिवर्स चार्ज में, ठीक है। तो एक बात हो गई हमारी कौन सी, लिकर लाइसेंस। दूसरी, कोई भी एक्टिविटी जो पंचायत या म्यूनिसिपैलिटी को दी गई है पर फॉर द टाइम बिंग कोई प्राइवेट इंसान कर रहा है, सर एक्टिविटी कहां पे स्पेसिफाइड है, आर्टिकल 243G या आर्टिकल 243W। तो 243G और W की सर्विसेज कोई भी इंसान कर रहा है पर फॉर द टाइम बिंग दी किसको गई है, उसके ऊपर भी कोई जीएसटी की बात नहीं। सर अब ये पूरी लिस्ट याद करनी पड़ेगी, कोई याद करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में लिखा आएगा कि एक्टिविटी 243G या W में स्पेसिफाइड है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर, अगर गाड़ी ट्रांसफर हो रही है, गाड़ी ट्रांसफर हो रही है का मतलब सर एक ट्रक जा रही है, ठीक है। ध्यान से देखना, ध्यान से, एक
दो डिस्टिंक्ट पर्सन है, एमपी और महाराष्ट्र। बड़ी ट्रक में छोटी ट्रक, ये जा रही है फॉर द पर्पस ऑफ, सर ट्रक कितने की है? 50 लाख। छोटा ट्रक कितने का है? 25 लाख। मुझे एक बात बताओ सर, ये तो सर ये जब ट्रक जा रही है, क्या इस ट्रक पे जीएसटी लगेगा? अरे भाई, हमने पढ़ा था कि सर शेड्यूल 1 में लिखा हुआ था कि डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में कोई भी ट्रांसफर हो रहा है तो जीएसटी लगाओ। अब लॉ मेकर ने बोला यार ये तो गजब ही हो जाएगा, फिर 50 लाख के ऊपर जीएसटी लगाएंगे एमपी वाले, महाराष्ट्र वाले उसका आईटीसी लेंगे, फिर महाराष्ट्र से ट्रक जाएगी तो महाराष्ट्र वाले जीएसटी लगाएंगे, एमपी वाले क्या लेंगे? इन्होंने बोला छोड़ो, ना तो ये 50 लाख पे जीएसटी और ना ही ये 25 लाख पे जीएसटी, पर सर जो रिपेयर और मेंटेनेंस है ना, उस रिपेयर और मेंटेनेंस के ऊपर हम जीएसटी की बात करेंगे। ठीक है, तो ट्रक इधर उधर डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच रोटेट होगा, उसके ऊपर हम कोई जीएसटी की बात नहीं करेंगे, पर सर जो रिपेयर मेंटेनेंस के लिए जा रहा है उसके ऊपर हम जीएसटी की बात करेंगे। एक और चीज, सर छोटा ट्रक बिकने के लिए जा रहा है बेटा, अब डिस्टिंक्ट पर्सन में ट्रांसफर हो रहा है तो क्यों हो रहा है? क्योंकि सर ये जो छोटा ट्रक है ना, ये किसके लिए जा रहा है? तो सर अब ये छोटे ट्रक पे क्या जीएसटी की बात होगी? हाँ सर, इस छोटे ट्रक पे जीएसटी की बात होगी। तो सर क्रक्स क्या है? क्रक्स बस इतना सा है कि रिपेयर मेंटेनेंस पे होगी, और अगर ट्रक खुद बिकने के लिए जा रहा है या ट्रक के अंदर छोटा ट्रक जा रहा है, जैसे अक्सर आप देखते होंगे कि इतने बड़े ट्रक के अंदर एक्टिवा, बाइक्स और बहुत सारी चीजें आती हैं, तो सर उनके ऊपर जीएसटी की बात होगी क्या? हाँ। अच्छा, सेम सर्कुलर इज मोटाटिस मोटेंडिस एप्लीकेबल ऑन रिक्स, टूल्स, स्पेयर पार्ट्स। तो सर मैटर ये करता है कि वापस आ रहा है या नहीं। अगर हमारे टूल्स जा रहे, टूल्स वापस आ रहे, कोई जीएसटी नहीं, पर टूल्स बिकने के लिए जा रहे तो फिर हम जीएसटी की बात करेंगे। बोलो बात क्लियर है क्या? तो ये वाला पॉइंट आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद सर शेड्यूल 2 अभी भी रुक जाओ, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई। सबसे आसान टॉपिक है जीएसटी का, कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई। इंस्टीट्यूट टेस्ट भी करता है। सर कंपोजिट सप्लाई, मिक्स सप्लाई होता क्या? सर जब बंडल मिलके सर्विसेज मिल रही हो, दो चीजों का बंडल बनाया और दो चीजों का बंडल बना के सर्विसेज दी। सर एग्जाम्पल सर, हम जब होटल जाते हैं तो अकोमोडेशन प्लस ब्रेकफास्ट। सर एग्जाम्पल साहिल सर की क्लास जहां कोर्स भी होता है, रिवीजन भी होता है, आरटीपी भी होती है, एमटीपी भी होती है, बस सर बस। तो सर सुनो ध्यान से, अकोमोडेशन प्लस ब्रेकफास्ट, व्हाट इज इंपॉर्टेंट? सर इंपॉर्टेंट क्या है? सर लैपटॉप खरीदते तो लैपटॉप के साथ लैपटॉप का बैग, बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट? लैपटॉप। तो राजा ये सारी की सारी सप्लाई कौन सी है? कंपोजिट, जहां पे दो या दो से ज्यादा गुड्स और सर्विसेज आपको मिल रही है। अब इसमें लॉ मेकर बोलता है कि सर यहां पे हम मानेंगे कि आपको मिला तो क्या है, तो हम जीएसटी लगा देंगे कौन सी सप्लाई के ऊपर? प्रिंसिपल सप्लाई। जैसे अगर मोबाइल फोन के साथ बैटरी मिल रही है तो भाई बैटरी का रोल नहीं है, रोल किसका है? मोबाइल। तो भले बैटरी का रेट हो 12%, मोबाइल का रेट हो 5%, तो भी सर रेट तो किसका ही लगेगा। ठीक है, बोलो यार बात क्लियर है क्या? तो सर एक होती है कंपोजिट सप्लाई। सर मिक्स सप्लाई, मिक्स सप्लाई मतलब आपने जानबूझ करके बंडल बनाया। फॉर एग्जाम्पल एक शॉपकीपर ने सर डेयरी मिल्क भी रख दी, फिर उसके बाद टॉय बलून्स भी रख दिए, फ्रूटी की बोतल भी रख दी, और सपोज करो सर रियल का जूस भी रख दिया। सर ऐसा कुछ होता नहीं है। नाउ दिस इज व्हाट, कौन सी सप्लाई? अब मिक्स में याद रखना सर, जो हाईएस्ट रेट होगा ना, बस वो हाईएस्ट रेट ही लग जाएगा पूरे के पूरे बंडल पे। सर एक और चीज, अगर सबका रेट अलग अलग दिया हुआ है, रेट अलग अलग दिया है, तो ये तो नाइदर कंपोजिट नॉर मिक्स, ना ही ये कंपोजिट बनेगा और ना ही ये मिक्स बनेगा, क्योंकि सबका रेट अलग अलग दिया है।
भाई एग्जाम में वो दमदम इलेक्ट्रॉनिक्स वाला क्वेश्चन था, वो दमदम इलेक्ट्रॉनिक्स ने बच्चों को बड़ा कंफ्यूज करा। सर ये मॉड्यूल में क्वेश्चन था दमदम वाला, इसमें क्या होता है ना, सब रेट अलग दिया है, बस वहां में एक प्राइस लिख देता है कि कंपोजिट डिस्काउंट प्राइस। उससे कोई मतलब नहीं है राजा। जब भी मैं शॉपिंग करने जाऊंगा तो शॉपिंग करने में मैं ऐसे थोड़ी करूंगा, ये ले बेटा मोबाइल का पैसा, ये ले बेटा रेफ्रिजरेटर का पैसा। मैं पैसे तो सबके मिला के एक साथ ही दूंगा, ठीक है। तो जब अलग अलग दिया हो तो आपको रेट भी कैसा लगाना है, अलग, ठीक है। तो सर कंपोजिट वो याद रखना, पीएनटी, प्रिंसिपल सप्लाई, नेचुरली बंडल्ड और 2 और मोर टैक्सेबल सप्लाई। पर सर सबका भाव एक ही चार्ज करा जाएगा। और किसकी सप्लाई मानेंगे, ठीक है। इसके कुछ कुछ एग्जांपल, मोबाइल विद बैटरी, फिर फ्लाइट में जाएंगे तो केटरिंग की सर्विसेज, होटल स्टे विद ऑल दी फैसिलिटीज। अब सर बहुत सारे सर्कुलर हैं। पहला सर्कुलर है किसका, प्रिंटिंग इंडस्ट्री। सर आपको याद होगा कि सर प्रिंटिंग इंडस्ट्री में क्या होता है ना, एक तो बुक्स, या तो सर वो कार्ड। अब सर जो भी बुक्स, पैम्पलेट, ब्रोशर बनते हैं, इसमें आप सबसे पहले अपना कॉपीराइट ट्रांसफर करते हो किसको, प्रिंटिंग वाले भैया को। प्रिंटिंग वाले भैया सर पेपर भी यूज कर रहे हैं और प्रिंट भी कर रहे हैं। सर व्हाट इज इंपॉर्टेंट, सर वहां पे पेपर इज नॉट इंपॉर्टेंट, प्रिंट इज इंपॉर्टेंट। तो ये है तो कंपोजिट सप्लाई, पर यहाँ पे प्रिंसिपल सप्लाई क्या हो जाएगा, प्रिंटिंग। पर सर कल ही मेरे पास अंबानी जी के बेटे की शादी का कार्ड आया। बेटा वो जो कार्ड है ना, वो कार्ड ही कुछ 8-10 लाख रुपए का है। सर वो कार्ड में वैल्यू किस बात की है, बेटा वो कार्ड में वैल्यू किस बात की, सर वो कागज, वो एनवलप, वो कार्ड, इस सब की ज्यादा वैल्यू है। तो सर अगर आपको प्रिंटेड एनवलप, लेटर कार्ड, प्रिंटेड बॉक्स, टिश्यू, नैपकिन, वॉलपेपर, ये सारी चीजों में व्हाट इज इंपॉर्टेंट, सर यहाँ पे कागज इंपॉर्टेंट है। तो ये भी कंपोजिट सप्लाई है। पर सर यहाँ पे जीएसटी का रेट किसके हिसाब से लगेगा, पेपर के हिसाब से। सर दूसरा सर्कुलर, ये भी अमेंडमेंट है, पर अभी तक आपसे पूछा नहीं गया कि सर जब भी हम सिनेमा विनेमा में जाते हैं, कौन सी मूवी लगी यार अभी, पढ़ो रे यार, पढ़ ही नहीं रहे हो यार, सब पता है रे तुमको। सर हमको नहीं पता, हम पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, हद है हद। सुनो ध्यान से सर, फूड और बेवरेजेस। सर जब भी हम सिनेमा हॉल में जाते हैं तो दो बातें, या तो सर हमने टिकट खरीदी विथ पॉपकॉर्न, टिकट प्लस पॉपकॉर्न। अब सर जब आपने टिकट प्लस पॉपकॉर्न लिया, कंपोजिट सप्लाई जीएसटी किस पे लगाओ, टिकट। पर सर आप बोल रहे हो छोड़ो टिकट अलग पॉपकॉर्न अलग। अब टिकट अलग पॉपकॉर्न अलग तो रेट भी कैसा लगेगा, अलग अलग लगेगा। बोलो बात क्लियर है क्या। सर फूड सप्लाई टू पेशेंट, सर ये भी हमारी कंपोजिट सप्लाई है, क्योंकि जो पेशेंट है उसमें हॉस्पिटल सर्विसेज पे देयर इज नो जीएसटी। बस अगर रूम का रेंट 5,000 से ज्यादा हो, कौन से रूम को हटा दो, आईसीयू सीसीयू वाले रूम को हटा दो, कोई भी दूसरा रूम जिसका रेट 5,000 से ज्यादा हो उसके ऊपर हम जीएसटी की बात करते हैं। तो जब जो पेशेंट को फूड आता है वो भी कहां से आता है, हॉस्पिटल। पेशेंट कोई बटर चिकन, बटर पनीर मसाला नहीं खाएगा, उसको दलिया ही खाना पड़ेगा, ठीक है। तो सर ये जो फूड सप्लाई टू पेशेंट है, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ व्हाट, कंपोजिट सप्लाई। तो सर क्या जीएसटी वीएसटी की बात होगी, कोई जीएसटी वीएसटी की बात नहीं होगी। राजा मेडिसिन पे जीएसटी लगता है, ठीक है, जो मेडिसिन है ना उसके ऊपर जीएसटी लगता है, बट किस पे नहीं लगता, हॉस्पिटल की सर्विसेज पे जीएसटी वीएसटी की बात नहीं। पर वो मेडिसिन आपके कोर्स में नहीं है, गुड्स का जीएसटी आपके कोर्स में नहीं है, ठीक है। सर उसके बाद ये बस बॉडी बिल्डिंग कार्ड तो नॉट इंपॉर्टेंट। सर रीट्रीडिंग ऑफ टायर, सर ये रीट्रीडिंग ऑफ टायर क्या होता है, टायर पे रबड़ चढ़ाना। जब आप टायर पे रबड़ चढ़ाने की सर्विसेज ले रहे हो तो सर दो चीजें, एक तो क्या प्लस उस पे क्या, बेटा टायर तो हर जना ला सकता है, पर व्हाट इज इंपॉर्टेंट, तो सर ये कौन सी सर्विसेज है, दिस इज सर्विसेज ऑफ रीट्रीडिंग ऑफ टायर। पर सर सपोज करो आपने टायर ही वो खरीदा जिसपे ऑलरेडी क्या चढ़ा हुआ है, तो सर जब आपने वो टायर खरीदा जिसपे ऑलरेडी रबर चढ़ा हुआ है, तो वहां पे हम बोल क्या रहे हैं, क्या बेचा सामने वाले ने, टायर।
बोलो क्लियर है क्या? ये कुछ टायर वायर इंपॉर्टेंट नहीं है, दो चीजें याद रख लेना, एक प्रिंटिंग इंडस्ट्री और दूसरा क्या, फूड एंड बेवरेजेस। ठीक है सर, मिक्स सप्लाई, तो मिक्स सप्लाई में जो हाईएस्ट रेट रहेगा वही, फॉर एग्जांपल देखो ना यार, एक शैम्पू, एक फेस वॉश और एक काजल पेंसिल, ठीक है, ये जो भी हो उसको हटाओ सर, दिस इज व्हाट मिक्स सप्लाई। सबका रेट अलग अलग है, जैसे शैम्पू का 18%, फेस वॉश का 28, काजल पेंसिल का 12। भले इस लड़की को काजल पेंसिल पसंद है, बट बेटा काजल पेंसिल को दूर करो, हाईएस्ट रेट कौन सा है, 28, तो कौन सा लग जाएगा, 28% लग जाएगा। बोलो क्लियर है क्या? सर अगर अलग अलग, तो अगर अलग अलग है तो रेट भी क्या मानो, अलग अलग। और इसमें एक बहुत शानदार एग्जांपल है सर, कार के केस में अक्सर ऐसा होता है, कार वाले जब बिल बनाते हैं ना सर्विसिंग का, तो सर वो स्टीयरिंग अगर खराब हो गई तो वो अलग से लिखेंगे, लेबर चार्जेस वो अलग से लिखेंगे। तो सर जब सब अलग से लिखा हुआ है तो क्या जीएसटी रेट भी कैसा लगाओगे? बोलो कंपोजिट क्लियर है, मिक्स क्लियर है क्या? बहुत बढ़िया सर, स्केड्यूल 1 भी हो गया, स्केड्यूल 3 भी हो गया, अब ये छुट्टा सा बचा हुआ है क्या, स्केड्यूल नंबर 2। सर स्केड्यूल 2 क्या बताता है? स्केड्यूल 2 ये बताता है कि भाई बताओ गुड्स है या सर्विसेज, टाइटल ट्रांसफर हो रहा है, गुड्स, ओनरशिप ट्रांसफर हो, टाइटल ट्रांसफर हो, आज हो जाए या फ्यूचर में हो जाए, दैट इज ऑलवेज गुड्स। पर अगर राइट ट्रांसफर हो रहा है, भाई मैंने अभिषेक को 4 दिन के लिए आईफोन चलाने के लिए दिया, 4 दिन बाद वापस ये मेरे पास आ जाएगा, दिस इज नॉट गुड्स, सर्विस। बोलो बात क्लियर है क्या? ठीक है सर, जॉब वर्क इज ऑल्सो व्हाट, सर्विस। अच्छा अभी मेरे पास एक चार्टेड अकाउंटेंट का मैसेज आया था, उसने पूछा कि भाई एक बात बताओ कि भाई इस बंदे का रजिस्ट्रेशन करवाना है या नहीं, तो मैंने पूछा काम क्या है, बोले जॉब वर्क। मैंने जॉब वर्क तो क्या होती है, सर्विसेज, और वहां पे लिमिट लगती है कितनी, 20 लाख। फिर एक और डाउट आया, बोले सर वो है ना कंस्ट्रक्शन में इन्वॉल्व है, तो मैंने बोला भाई जॉब वर्क भी सर्विसेज है और जो वर्क कॉन्ट्रैक्ट है ना वो भी सर्विसेज है। मतलब सामने वाला अगर गुड्स भी यूज कर रहा है, मटेरियल लेबर भी यूज कर रहा है, तो भी वो क्या होगा सर, हमारा सर्विसेज। बोलो क्लियर है क्या? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया सर। एक चीज ये वाली ध्यान रखना कि सर अगर धंधा बंद हो रहा है, तो जब धंधा बंद हो रहा है तो जो भी आपका स्टॉक पड़ा है जिस पे आपने क्या लेके रखी है, इसको माना जाता है क्या, डीम्ड सप्लाई टू हिमसेल्फ। पर डीम्ड सप्लाई किसका, गुड्स का। पर सर अगर धंधा बंद नहीं हो रहा है, आप धंधे को एज अ गोइंग कंसर्न ट्रांसफर कर रहे हो, या बाप चला गया तो बेटा बिजनेस चला रहा है, सर इस केस में धंधा तो बंद नहीं हो रहा है ना, धंधा तो अभी भी क्या है, चालू है। तो इस चीजों को बोला जाता है क्या, सर्विसेज। और ये सर्विस मैंने आपको पहले भी बताई थी कि हम एग्जम्पशन चैप्टर पढ़ेंगे, वहां पे हम देखेंगे कि अगर सर गोइंग कंसर्न वाला बिजनेस ट्रांसफर हो रहा है, दैट इज, बोलो बात क्लियर है सर, वर्क कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अगर मैं कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर करवा रहा हूं तो सर्विसेज, रेडीमेड खरीद रहा हूं तो गुड्स। ठीक है सर, कुछ करना भी सर्विसेज होता है और कुछ ना करना भी सर्विसेज होता है। अब ध्यान से सब बच्चे इधर देखो, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पता नहीं आईसीआई को क्या हो गया, इस पे क्वेश्चन पता नहीं क्यों नहीं पूछ रहा है, आरटीपी में डाल डाल के थक गए। अभी मुझे लग रहा है इसका क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। 3 बातें, डू एन एक्ट, रिफ्रेन एन एक्ट, टॉलरेट एन एक्ट। इसको आप लास्ट डे रिवीजन क्या वेरी 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 इंपॉर्टेंट मार्क करना, आएगा ही आएगा। ठीक है, डू, टॉलरेट और रिफ्रेन। सर 2 बातें, बस 2 बातें, कौन सी 2 बातें, 2 बातें होनी चाहिए यार, एग्रीमेंट और कंसिडरेशन। अगर एग्रीमेंट और कंसिडरेशन है तो जीएसटी लगेगा। अब सुनना ध्यान से, बहुत बार क्वेश्चन में पता है क्या बोलेगा कि सामने वाला बस 18 लाख पे करेगा और 1 भी रुपया पे नहीं करेगा। तो भाई समझदारी से समझ लेना कि इसके अंदर जीएसटी है, और फिर कर देना 18/118। ठीक है, तो एक आरटीपी का क्वेश्चन है, उसमें उन्होंने ये क्वेश्चन दिया तो हुआ है पर एग्जाम में अभी तक आया नहीं है। तो 18 लाख इंटू व्हाट,
अगर वो कहे कि सामने वाला इसके ऊपर कुछ भी पे करने के लिए रेडी नहीं है, और मोस्टली ऐसे केसेस में ऐसा ही होगा कि सामने वाला ये पे कर देगा, उसके ऊपर कुछ भी पे नहीं करेगा। अब सुनो ध्यान से, सर नॉन कॉम्पीट एग्रीमेंट, क्या जीएसटी लगेगा? हाँ सर, नॉन कॉम्पीट एग्रीमेंट मतलब आत्माराम बोल रहा है ये तुकाराम, जहां जहां मैं बिजली की सर्विसेज दे रहा हूं वहां वहां तू नहीं देगा, उसके बदले में मैं तेरे को क्या दूंगा? पैसे दूंगा। ये कौन सा एग्रीमेंट हो गया? नॉन कॉम्पीट एग्रीमेंट। अब वहां पे लॉ मत लगा के आना, सर नॉन कॉम्पीट एग्रीमेंट इलीगल इन नेचर। अरे इलीगल है, गया तेल लेने, इलीगल इलीगल नहीं, हमको तो अभी इससे लेना देना कि जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा। ठीक है सर, आंटी पुलिस बुला लेगी। सर बिल्डर है ना, बिल्डर को परमिशन मिली है 4 फ्लोर बनाने की, आंटी आ रही है, आंटी बोल रही मेरे घर धूप नहीं आएगी, तो धूप नहीं आएगी तो अब क्या करें? अब सर क्या होगा ना, 2-3 बातें हो सकती है। या तो आंटी बोलेगी अरे ओ बिल्डर 3 फ्लोर बना, बिल्डर बोलेगा आंटी परमिशन कितने की है? 4। इतनी मुश्किल से 4 की परमिशन मिली है और आंटी आप बोल रहे हो कितने बनाओ? 3। आंटी बोल रही है अरे बिल्डर तू 3 बना, जो 4थे फ्लोर का नुकसान हो रहा है ना। सर ये आंटी नीता अंबानी है क्या? वही समझो आप। तो सर ये जो 4थे फ्लोर का नुकसान हो रहा है ना, ये कौन दे रही है? आंटी। तो सर आंटी कंपनसेशन दे रही है बिल्डर को 4था फ्लोर बनाने का या 4था फ्लोर ना बनाने का। तो क्या सप्लाई बनेगा? हाँ सर सप्लाई बनेगा। तो इसमें अलग अलग रीजन देगा, सनलाइट हो कुछ हो। सर दूसरा, सर स्कूल में सर जन गण मन, तो बेटा इसकी नींद खुल जाती है। इसकी मम्मी और ये दोनों मिलके गए, बोले यार हम 12 बजे उठने वाले, तुम्हारे चक्कर में हमको 6 बजे उठना पड़ता है। तो स्कूल वाले बोल रहे हैं मैडम 6 बजे तो उठने का टाइम होता है। बोले नहीं, बोले हमको तो आदत है, हम तो सोते ही 3 बजे, उठते कितने बजे? 12 बजे। सर ये आपको कैसे मालूम? मेरे को सिंधियों का तो मालूम है ना कौन कितने बजे उठता है। तो यार सुनो ध्यान से, सर ये दोनों गुस्से में, ये भी गुस्से में, इसकी मम्मी भी गुस्से में। दोनों प्रिंसिपल टेबल पे गए। अच्छा मम्मी रिवॉल्वर भी रखती थी, इन्होंने ठीक रखी रिवॉल्वर, प्रिंसिपल को डर लगे, इन्होंने बोला ये जो चल रहा है ना जन गण मन, इसको बंद करो। प्रिंसिपल ने बोला ऐसा नहीं हो सकता, एक काम करो, क्योंकि हम सिंधी हैं तो हम एक बार सोने को तो कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, बट एक काम करो 10 लाख रुपए दे दो, हम कुछ नहीं बोलेंगे, इससे भी तेज आवाज में चलाना, हम कान में वो लगा के सो जाएंगे, क्या बोलते उसको, रबड़, वो होता है ना नॉइस कैंसिलिंग डिवाइसेस, तो वो लगा के सो जाएंगे। बस कितने थे? तो 10 लाख। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इनको 10 लाख किस बात के दिए जा रहे हैं? सर देखो 10 लाख रुपए इनको दिए जाते हैं क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, ठीक है, तो या तो टॉलरेट, और टॉलरेट का एक और एग्जांपल, सर ये पेस के नीचे आइसक्रीम वाले ने थैला लगाया है, पेस इज व्हाट? टॉलरेटिंग। वहां पे रोज शाम को लड़का लड़की खड़े होते हैं, पेस का नाम खराब हो रहा है। प्रेरक सर मेरे को बोले भी सही, मैंने बोला यार प्रेरक सर आप ही को तो लालच थी, वो आइसक्रीम वाला आपको दे रहा है ना रेंट, तो बोला सर आपको टॉलरेट करना पड़ेगा, और सर वो तो प्रीमाइसेस के बाहर है, आप कुछ बोल भी नहीं सकते। अच्छा अर्जुन भैया कुछ बोलेंगे बच्चे उड़ा देंगे क्योंकि सर वो तो प्रीमाइसेस के बाहर है। मैंने बोला पेस आपको ये क्या करना पड़ेगा, टॉलरेट। तो जितनी भी सराफा बाजार में बाहर दुकानें, वो सब भी क्या कर रहे हैं, टॉलरेट। तो सर टॉलरेट में भी 2 बातें, इम्प्लाइड एग्रीमेंट हो या देयर शुड बी अ कंसीडरेशन। और सर एक हो गया टॉलरेट, एक हो गया रिफ्रेन, और एक क्या हो गया, टू एन एक्ट। सर आंटी आई, आंटी ने बोला अरे साहिल सर कितना चिल्ला चिल्ला के पढ़ा रहे हो, मेरे को बड़ा डिस्टर्ब हो रहा है। मैंने बोला आंटी बच्चे सीए कर रहे हैं। आंटी बोल रही है सीए क्या होता है? मैंने बोला आंटी आपको सीए नहीं पता? बोले नहीं नहीं मेरे को नहीं पता सीए भी क्या होता है। मैं बोला आंटी ये तो आवाज तो करनी पड़ेगी क्योंकि बच्चों के दिमाग में जाता है नहीं, साउंड प्रूफिंग कराओ। मैंने बोला प्रेरक सर, आंटी बोल रही है साउंड प्रूफिंग कराओ। प्रेरक सर बोल रहे हैं साउंड प्रूफिंग क्या होती है? मैंने बोला इससे साउंड प्रूफिंग के 10 लाख रुपए लगते हैं, फिर बाहर वॉइस नहीं जाएगी। प्रेरक सर ने बोला ऑलरेडी हम बजट से आउट है। आंटी देख ही रही थी, आंटी ने बोला प्रेरक सर चिंता क्यों करते हो, मैं पैसे देती हूँ तुमको, कितने, 10 लाख रुपए, 1 लाख रुपए ऊपर से टिप भी देते ना लेबर को, 11 लाख रुपए की क्या साउंड प्रूफिंग। अच्छा किस बात के पैसे दिए जा रहे हैं? ठीक है सर बड़ी बिल्डिंग बन रही है
RWA, RWA मतलब रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, ये बोल रहे हैं कि एक काम करो, पॉल्यूशन इक्विपमेंट डिवाइस लगाओ। क्यों लगाओ सर? इसलिए लगाओ ताकि सर पॉल्यूशन रुक जाए। अभी वो बेसमेंट में हादसा हुआ ना कोचिंग का, अभी क्या सील कर दी तो क्या बेसमेंट में कोचिंग नहीं चलेगी? सब चलेगी, सब चलेगी। बस दिक्कत किस बात की है? अब हम बोलेंगे बेसमेंट वालों एक काम करो, मेन दिक्कत क्या है ना अपनी खुद की कोचिंग में बेसमेंट में, तो अपने को भी बड़ी टेंशन हो गई है। तो यार बेसमेंट वालों को एक दिक्कत, बस क्या करना पड़ेगा, आप एक काम करो, सेफ्टी मेजर लगाओ, फायर एक्सटिंग्विशर लगाओ। भले आपके ऊपर लॉ अप्लाई नहीं होते, अगर गवर्नमेंट पैसे दे दे, सबको गवर्नमेंट पैसे दे दे कि ये लो 10-10 हजार रुपए, इस 10 हजार से आपको क्या लगाना है, ये फायर एक्सटिंग्विशर और ये सारी चीजें लगाने। अच्छा किस बात के पैसे दिए जा रहे हैं? ठीक है, बोलो क्लियर है क्या? सारे एग्जाम्पल में से कोई भी एक एग्जाम्पल एग्जाम में आ जाएगा। सर कुछ कुछ बातें, अगर एम्प्लॉय जॉब कर रहा है और सर जॉब करने के साथ क्या होता है ना, बहुत बार बॉन्ड साइन कराते हैं। सर ये बॉन्ड क्यों साइन कराते हैं? ताकि वो छोड़ के ना जाए, अतिथि तुम ना जाओ। तो अगर छोड़ के जा रहा है तो सर तो पेनल्टी देनी पड़ेगी। सर इस पेनल्टी पे जीएसटी लगेगा या नहीं? बेटा लॉ मेकर का इंटेंशन समझा करो कि सर एम्प्लॉयर क्या चाहेगा, कि छोड़ के जाए कि छोड़ के ना जाए? ना जाए, तो सर ना जाए तो इसके ऊपर हम सप्लाई नहीं बनाएंगे। फॉर सपोज करो अभिषेक को ऐसे जल्दी थी, आज तो साहिल सर का रिवीजन है, सर टाइम पे आ जाते हैं रिवीजन में, तो सर ने इसने यूं तेज इसने 10 सिग्नल तोड़े, तो सर 10 सिग्नल तोड़े तो क्या लगेगी? पेनल्टी। अब पेनल्टी लगेगी तो एक बात बताओ, इस पेनल्टी पे जीएसटी लगाए या नहीं? लॉ मेकर क्या चाहता है कि ऐसे लोग और पैदा हो और सिग्नल तोड़े ताकि हम पेनल्टी का अमाउंट कमाएं? नहीं, कम पैदा हो तभी तो हाई पेनल्टी रखते, तो इस पेनल्टी के ऊपर भी। ठीक है, तो सर कुछ कुछ केसेस हैं। एक लिक्विडेटेड डैमेजेस, कॉपीराइट, पेटेंट, इसके ऊपर ऑलरेडी हम कॉपीराइट लेते ही इसलिए हैं ताकि कोई दूसरा कॉपी ना कर पाए, नो जीएसटी। सर वायलेशन ऑफ लॉ, एम्प्लॉय टर्मिनेटिंग, पहले से ही छोड़ रहा है, बॉन्ड अमाउंट देना पड़ेगा। प्री पेमेंट पेनल्टी इन बैंक, अब सुनो ध्यान से, सर बैंक में अगर लोन पहले पे कर दिया तो क्या लगेगा? प्री पेमेंट पेनल्टी। क्या इस प्री पेमेंट पेनल्टी पे जीएसटी लगेगा? हाँ, क्योंकि बैंक जब आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रही है ना, तो सारी चीजों को मिक्स करती है। आपको लोन भी दे रही है, लोन के साथ इंटरेस्ट भी है, और राजा इसका भी प्रावधान पहले ही किया जाता है कि कहीं अगर आपने जल्दी पे कर दिया तो आपके ऊपर क्या लगेगी? प्री पेमेंट पेनल्टी। तो क्या इस प्री पेमेंट पेनल्टी पे जीएसटी लगेगा? हाँ सर, क्योंकि बैंक नहीं चाहती कि आप जल्दी जल्दी क्या करो, पे करो। सर कैंसिलेशन चार्जेस ऑफ होटल टिकट, भाई जब अगर अपन ने होटल बुक कराया तो सर जब हमने होटल बुक कराया ना, तो उसी में सब हो गया, होटल भी बुक हो गया, साइट सीइंग भी हो गई, उसमें एक और चीज हो गई, क्या? कैंसिलेशन चार्ज। सर ये तो कौन सी सप्लाई बन रही है? कंपोजिट सप्लाई। और इस कंपोजिट सप्लाई में सर जो हमारा पूरा टूर है, जो प्रिंसिपल आइटम होगा उसके हिसाब से जीएसटी लगेगा। अच्छा सर कैंसिलेशन चार्जेस पे जीएसटी लगेगा। सर अगर होटल पे जीएसटी लगा तो फिर कैंसिलेशन चार्जेस पे भी लगेगा। पर सपोज करो ट्रेन की टिकट है स्लीपर क्लास, तो सर स्लीपर क्लास पे तो जीएसटी नहीं लगता, तो उसका क्या कैंसिलेशन चार्ज पे जीएसटी लगेगा? नहीं। पर सर अगर एसी वाली टिकट है तो एसी वाली टिकट पे तो जीएसटी लगता है, और अगर इसका कैंसिलेशन कराओ तो उसके ऊपर भी हम जीएसटी की बात करेंगे। ठीक है सर, लीज एग्रीमेंट टर्मिनेट करा, हम चाहते थे कि सामने वाला 10 साल तक छोड़ के नहीं जाए, सामने वाला 2 साल में ही बोल रहा है कि मेरे को जाना है छोड़ के, क्या एग्रीमेंट है? लीज, उसको टर्मिनेट करा, उसके ऊपर भी क्या लगेगा? जीएसटी की बात होगी। सर चेक डिसऑनर हो गया, भाई मैं क्या चाहता था? मैं चाहता था चेक डिसऑनर हो, नहीं सर मैं तो चाहता था चेक ऑनर हो, उसके ऊपर भी जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है, तो जो भी पेनल्टीज है ना, वायलेशन ऑफ लॉ, चेक डिसऑनर्स, इन पे ऊपर कोई जीएसटी नहीं, बस एक को हटा दो, डेट इज प्री पेमेंट पेनल्टी। और सर अगर आपने फीस लेट पे करी तो सर ये भी कंपोजिट सप्लाई है, जहां पे हम आपको एक तो फीस और फीस के साथ साथ सुविधा भी दे रहे हैं
काय की सुविधा, लेट पे करने की, क्या उसके ऊपर भी जीएसटी लगेगा? हाँ सर। तो अगर एक कपड़े वाले शॉप वाला है, 30 दिन में पे कर देना, 30 दिन में पे नहीं करा तो फिर आपके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। क्या सर उस इंटरेस्ट पे जीएसटी की बात होगी? हाँ सर, उस इंटरेस्ट पे जीएसटी की बात होगी। ठीक है, ये जो मैंने सेकंड बार में बोला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो फर्स्ट बार में मैंने आपको एग्जांपल बताया ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन से वाले सर? टॉलरेट, डू और रिफ्रेन। बोलो भाई क्लियर है क्या? सर इसके बाद एक छोटू सा पॉइंट, टीनेंसी राइट। सर ये टीनेंसी राइट क्या होता है? टीनेंसी राइट का मतलब बड़ा ही सिंपल होता है। सपोज करो यहां पे साहिल सर है, यहां पे आलिया है और यहां पे कियारा। अब आलिया बेचारी बहुत जिद्द लगा के बैठी है, बोले सर घर तो आपका ही चाहिए। मैंने बोला ठीक है ले लो 11 महीने का एग्रीमेंट। आलिया बोल रही है सर 11 महीने का एग्रीमेंट नहीं करना है, ये 11 महीने का एग्रीमेंट कर करके परेशान हो गई। एग्रीमेंट करवाते हैं फिर लोग निकाल देते हैं। आलिया बोल रही है सर एक काम करो, मुझे है ना टीनेंसी राइट दो। मैंने बोला ये क्या है? बोले है ना मैं एक तो 10 साल तक यहीं पे रहूंगी, उसका मुझे क्या दे दूं, और मैं टाइम टू टाइम आपको क्या दूंगी। मैंने बोला एक काम कर 10 लाख रुपए तो टीनेंसी राइट के दे दे और महीने महीने रेंट कितने दे देना? 2000। अब मैं रेंट तो कम लूंगा ना, क्योंकि मैंने एक मुश्त अमाउंट यहाँ पे ले लिया, यहाँ 10 लाख ले लिया तो यहाँ मैं हर महीने कितना ले रहा हूं? 2-2000। सर इस टीनेंसी राइट पे जीएसटी लगेगा क्या? क्यों नहीं लगेगा भाई? अगर स्टाम्प ड्यूटी लग रही है, रजिस्ट्रेशन चार्जेस लग रहे हैं, वो अलग मैटर है। स्टाम्प ड्यूटी डिफरेंट है, रजिस्ट्रेशन चार्जेस डिफरेंट है, टीनेंसी राइट डिफरेंट है। सर क्या मान के लगेगा, गुड्स या सर्विसेज? सर व्हाट इफ कियारा बोले मेरे को भी इस घर में रहना है, तो मैंने बोला यार कियारा सॉरी आलिया से बात करो, ये घर है ही किसके नाम का? तो मैंने बोला आलिया को मैंने रहने का मौका दिया 10 साल तक, आलिया कियारा को ट्रांसफर कर रही है क्या? टीनेंसी राइट। सर ये जो आलिया कियारा को टीनेंसी राइट ट्रांसफर कर रही है, क्या इसके ऊपर भी जीएसटी की बात होगी? हाँ। अब आपको रेंट कौन देगा? ठीक है, तो या तो टीनेंसी राइट एक्सेप्ट करा या टीनेंसी राइट सरेंडर करा, इन सब पे जीएसटी की बात होती है। और इसको एक सिस्टम के नाम से भी बुलाया जाता है, कौन सा? पगड़ी सिस्टम, जहां पे एक मुश्त पैसा एक बार लिया जाता है। और अगर मुझे सबलेट करना है तो भी मुझे टेनेंसी राइट चाहिए। फॉर एग्जांपल पेस ने हॉस्टल किसी रवि भैया को देके रखा है, तो भाई ये जो रवि भैया है ना, ये रवि भैया आगे हॉस्टल जब तक नहीं चला सकते जब तक पेस इनको क्या ना दे दे, टेनेंसी राइट। क्योंकि अब रवि भैया सबलेट कर रहे हैं, खुद नहीं रह रहे हैं, तो सबलेट करने के लिए भी क्या चाहिए? टेनेंसी राइट। सर एक पॉइंट होता है रेसिडेंशियल ड्वेलिंग, तो अगर रेसिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर रेसिडेंशियल पर्पस है, तो ये क्या होती है? भाई मेरा घर है, घर के पर्पस के लिए रहने के लिए दिया है, तो उसके ऊपर जीएसटी इज एग्जेम्प्ट। इसका टेनेंसी राइट भी क्या होगा? ठीक है बोलो। तो सर टीनेंसी राइट वाली बात समझ में आई क्या? बस इतना सा ध्यान रखना है कि सर टीनेंसी राइट के ऊपर भी हम जीएसटी वीएसटी की बातें करेंगे। बट अगर टीनेंसी राइट किसी रेसिडेंशियल ड्वेलिंग किसको दिया है? फॉर यूज एज रेसिडेंस, तो वो उसका टीनेंसी राइट वो भी क्या हो जाएगा? हमारा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। बोलो बात क्लियर है क्या? ठीक है सर, फूड वुड दिया, ड्रिंक्स व्रिंक्स दिया, ये सब को भी क्या माना जाता है? सर्विसेज। ठीक है, गुड्स क्या है, सर्विसेज क्या है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट सीए इंटर लेवल पे नहीं होता है। ऐसे क्वेश्चन बहुत रेयर आएंगे कि बताओ कि भाई ये गुड्स है ये सर्विसेज। ठीक है, एक बार सर देख लेते हैं, पूरा चैप्टर हो गया है, कुछ बचा। सर एक कंसीडरेशन की डेफिनेशन भी बताइए, तो इतना बता रहे हो। कंसीडरेशन का मतलब क्या होता है कि सर या तो आप मनी टर्म्स में पे करो, या तो सर दूसरा अदरवाइज बार्टर एक्सचेंज, कुछ करने का या कुछ फॉरबियरेंस। अच्छा, इंड्यूसमेंट इज ऑल्सो कंसिडरेशन। इंड्यूसमेंट मतलब सर
पेस ने क्या करा ना, पेस ने सारे टॉपर्स को ढूंढा, एमपी टॉपर्स को ढूंढा, और पेस ने बोला एक काम करो, इंटर के लिए आप ज्वाइन करो पेस। उन्होंने बोला नहीं 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 नहीं। पेस ने बोला एक काम करो, 20 लाख रुपए लो, हम इंड्यूस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इंड्यूस। ऐसी चीजें यूपीएससी और वहां पे बड़ी होती है, कॉमर्स की कोचिंग में ऐसा कुछ नहीं होता। तो हम सामने वाले को इंड्यूस कर रहे हैं। सर इसका एक और एग्जांपल कि बस वाला भैया हमेशा वही ढाबे पे क्यों रोकता है? अरे सर उसको वो कमीशन मिलता है ना। आप भले उसको बोल दो दूसरे ढाबे पे रोके, वो आपको बताएगा कि दूसरे ढाबे का खाना अच्छा नहीं है, भले अच्छा होगा, पर सर क्या है ना, वो ढाबे वाले का और बस वाले का कट होता है। तुम जितने का बिल फाड़ोगे उसका 10% किसका है? बस वाले का। सर ये आपको कैसे मालूम? सब मालूम है। अभी सुनो ध्यान से, ये क्या है? इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट मतलब सर कोई तरह तरह की लालच देना जिससे आप उस जगह पे जाओ या उस जगह को ज्वाइन करो। ठीक है, हार्दिक पांड्या ने भी तो करा था ना यार, मेरे को कैप्टन बना दो मुंबई इंडियंस का, वो भी क्या था। ठीक है, तो सर सुनो ना ध्यान से, बाय रेसिपेंट और एनी अदर पर्सन, या तो कंसिडरेशन रेसिपेंट देते हैं या तो थर्ड पर्सन। इंपॉर्टेंट बात, सर व्हाट अबाउट सिक्योरिटी डिपॉजिट? सिक्योरिटी डिपॉजिट इज नॉट अ कंसिडरेशन। सिक्योरिटी डिपॉजिट तभी कंसिडरेशन बनेगा जब सामने वाला उसको यूज करे। मतलब अगर मैंने एयरटेल को सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया हुआ है, मैं टाइम टू टाइम बिल पे कर रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं, सिक्योरिटी डिपॉजिट पे नो जीएसटी। पर सर जून महीने में आपने नहीं बिल पे करा, एयरटेल वाले बोल रहे हैं हम आपके सिक्योरिटी डिपॉजिट को यूज करेंगे, फॉरफीट करेंगे, तो अब क्योंकि वो यूज कर रहे हैं तो उसके ऊपर हम जीएसटी की बात करेंगे। सर सब्सिडी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की हटा दो, तो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की सब्सिडी कंसिडरेशन का पार्ट नहीं बनती है। ये हम वैल्यू ऑफ सप्लाई चैप्टर में भी सीखेंगे। बोलो क्लियर है? एक बार देख लेते हैं सर पूरा हो गया है क्या? बहुत बढ़िया। इसी के साथ आपका सप्लाई चैप्टर खत्म होता है। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच रिलेटेड अपडेट्स।